I have solved 85,000 plus JEE questions, that is equivalent to 120 questions every day consistently for 2 years. Here's everything I know about cracking competitive examinations. मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा पॉइंट पे आते हैं. Here's 16 tips that I learned after solving this many questions, and make sure to watch till the end because end में मैं आंसर करने वाला हूँ. Is solving this many questions the answer to success in the JEE, or is it just a waste of time and effort? Solve as many questions as possible. यह फ्रेज कई बार आपके टीचर्स के द्वारा आपने सुना होगा, कई बार आपके पीयर्स भी रिकमेंड करते हैं. कई लोग तो इस हद तक चले जाते हैं, बोलते हैं कि जेईई में क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे. मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. एंड आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड एंड इनग्रेन इन योर हेड दैट क्वालिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्वांटिटी. कई बार लोगों को लगता है कि क्वालिटी से आई जस्ट मीन द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस, हाउ डिफिकल्ट दे आर, और वो आयरोडोव जैसी किताबें उठा के बैठ जाएंगे. बट आई डोंट मीन दैट. आई मीन द क्वालिटी ऑफ लर्निंग दैट यू गेट फ्रॉम द क्वेश्चंस. अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, उसको आप वापस जाके रीएनालाइज नहीं करते हैं, उससे आप नए कॉन्सेप्ट्स नहीं लर्न कर रहे हैं, उसको अपने नोट्स में ऐड नहीं कर रहे हैं, तो आप उस क्वेश्चन से इनहेरेंटली कुछ सीख नहीं रहे हैं. आप बस जल्दी जल्दी बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है. So rather than utilizing all your time in solving new questions, what is better is revisiting difficult questions, analyzing all your mistakes from the previous questions and learning new approaches and concepts through them. Because this is the only way that is going to build conceptual understanding, जिससे जब आप नए क्वेश्चंस देखेंगे, जो मोस्ट प्रोबेबली आप जेईई के एग्जामिनेशंस में देखेंगे, इवन इन जेईई मेंस, इवन इन जेईई एडवांस, ज्यादातर क्वेश्चंस जो होंगे कंप्लीटली नए होंगे, and this is the only way you would be able to solve them. Moving on to the second point, active recall and spaced repetition. And here I also want to pay keen emphasis कि question practice is not the best method to do revision. कई बार लोग रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस के समय यह गलती कर देते हैं कि वो नए नए रिसोर्सेज, नए नए बुक्स, नए नए क्वेश्चन पेपर्स निकाल लेंगे और वहीं से नए नए क्वेश्चंस करने लग जाएंगे रिवीजन करने के लिए किसी पुराने चैप्टर का. बट होता क्या है कि जब आपने जो पहले क्वेश्चंस किए थे पहली बार में, जो भी आपने रिसोर्सेज फॉलो किया था, आप जब 6 महीने बाद उन क्वेश्चंस को वापस भी देखोगे तो यू वुड फील दैट ये क्वेश्चन तो एकदम ही आउट ऑफ द वर्ल्ड है. इवन दो कि अगर आपने पहली बार में ही वो क्वेश्चंस बना दिए थे, अगर आज से 6 महीने पहले, आज वो क्वेश्चंस आप नहीं बना पाओगे. तो व्हेन यू रिविजिट दोस क्वेश्चंस, होगा ये कि यू कैन सेव अप ऑन मोर टाइम. दिस विल हेल्प यू सीमेंट नॉलेज अपॉन व्हाट यू हैड लर्नड प्रीवियसली. एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जब रिवीजन की हम चर्चा कर ही रहे हैं, कि नेवर निग्लेक्ट थ्योरी व्हेन यू आर डूइंग द रिवीजन. हमेशा अपने जो भी अपने नोट्स बनाए हैं, जो भी बुक को आप फॉलो कर रहे हैं, उसको वापस से आपको गो थ्रू करना है. क्योंकि हो सकता है कि कई बार थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आपने कितने भी सैकड़ों क्वेश्चंस देखे हों, कई कॉन्सेप्ट्स जो आपने थ्योरी में पढ़ा था, जो थ्योरी में इंपॉर्टेंट है, जो सिलेबस में आएगा, उसके क्वेश्चंस आपने एक भी देखे ही नहीं हो. तो जब आप रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस करते हैं, आप जो है अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर 4-5 मान लीजिए सब टॉपिक्स पे, माइक्रो कॉन्सेप्ट्स पे. बट अगर वो सारी चीजें जो है, जो आपने थ्योरी में उस समय पढ़ी थी, उस समय आपने समझ भी ली थी, अगर उनको आपने अप्लाई करना सीखा ही नहीं, या उस कोई भी फैक्चुअल डेटा वो आपने पता किया ही नहीं, और वो आपने थ्योरी में भी बार बार रिविजिट किया ही नहीं, तो वो भी आपको उसका इंपॉर्टेंस नहीं पता चला, उतना इंप्रेशन आपके दिमाग में नहीं बना. और अगर फाइनल एग्जाम में, एग्जाम जो आपका जो भी एग्जामिनर होगा, उसका तो यही पर्पस होगा कि वो ढूंढ ढूंढ के वो क्वेश्चंस निकालेगा आपके बुक से, जो उसको लगता है कि आप निगलेक्ट कर रहे हो, जिसमें आप ज्यादा ध्यान नहीं देते हो. क्योंकि आपके जो मॉक टेस्ट वगैरह हैं, उसमें तो पुराने पुराने क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह रिसाइकल होते जाते हैं. जब नए क्वेश्चंस बनेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है. इसीलिए नेवर निगलेक्ट द थ्योरी. Which moves me to my third point. Don't over rely on question practice. मैंने देखा है कई लोग ना ये गलती कर देते हैं कि वो सोचते हैं कि क्लास में तो ऊपर ऊपर से सारी चीजें सुन लेता हूँ, क्लास में उतना ध्यान नहीं देता, या कॉन्सेप्ट्स जो भी हैं, जो भी डेरिवेशंस हो रहे हैं, फॉर्मूलाज वगैरह आ रहे हैं, उस पर उतना मैं एफर्ट नहीं मारता हूँ. सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू स्टैंडर्ड एल्गोरिथम होगा, वो समझ लूंगा, अप्रोच समझ लूंगा, जल्दी जल्दी F = MA लगा दूंगा, इम्पल्स विम्पल्स सब कुछ कर दूंगा, इधर उधर कर दूंगा, क्वेश्चन हो जाएंगे मेरे. बट इसमें ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप आपके मॉक टेस्ट वगैरह में जिस तरह से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, धीरे धीरे बहुत सारे आप जब प्रैक्टिस करोगे तो वो तो आपको समझ में आ जाएंगे, वो तो आपके क्वेश्चंस भी होने लगेंगे, आपके मार्क्स भी इंक्रीमेंट होने लग जाएंगे. फंडामेंटली जेईई एडवांस जैसे एग्जामिनेशंस में स्पेशली, एंड इवन आजकल तो जेईई मेंस के भी पेपर के लेवल बहुत हाई हो रखे हैं, आई डोंट थिंक वो ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो बस फॉर्मूला बेस्ड हैं, या जिस तरह से आपके कोचिंग वाले ने सिखाया, जिस तरह से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वैसे टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं. तो इट इज गोइंग टू सरप्राइज यू. तो इसीलिए बहुत बेसिक फंडामेंटल्स में आप लोगों को फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड आई कांट से दिस इनफ. आप बहुत सारे एल्गोरिथम्स रट लो, बहुत सारे अप्रोचेस रट लो टू डू द क्वेश्चन. अगर
उससे बेहतर है उतनी जो आप एफर्ट मारोगे, इट इज जस्ट वेस्टेड एफर्ट। उससे बेहतर है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सीख लो, उसके आप फंडामेंटल सीख लो कि कब किस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, कब कैसे बेसिक डेरिवेशन से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। देन यू वुड बी एट अ मच बेटर पोजीशन टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स दैट इज गिवन टू यू, बी इट इन जे मेंस, जे एडवांस और एनी ओलंपियाड दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। सो दैट वाज द थर्ड पॉइंट। मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, नोट टेकिंग एंड रिविजन। यू नो, जब भी मैं तैयारी कर रहा था तो every time I got a question wrong, be it when I am doing my own practice, be it I am doing some time bounded question paper, some mock paper या कुछ भी है, तो हमेशा I would write that concept down। मैं कभी भी अपने दिमाग में उसको नहीं रखता था, मैं हमेशा उसको किसी एक रजिस्टर में एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, जहाँ मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर है, उसके नीचे मैं लिख देता था मेस्ट कॉन्सेप्ट। इट्स नॉट नेसेसरली कि मैं पूरा क्वेश्चन लिखूं, पूरे डायग्राम लिखूं, मेरे को जिस पर्टिकुलर चीज में गलती हुई है क्वेश्चन में वो चीज मैं हमेशा लिख लेता था। या वो जो भी चीज, मान लीजिए मैं थ्योरी का कोई पर्टिकुलर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चीज भूल जाता हूँ बार बार, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे अपने कुछ नोट्स से एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि आपको और क्लैरिटी लगे। यहाँ पे मेरे नोट्स हैं और ये आप लोगों के स्क्रीन के आगे भी आ गए होंगे। जब भी मैं मेरे को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस ब्लॉक या पी ब्लॉक केमिस्ट्री में ना फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी, स्पेशली एस ब्लॉक में। तो मैंने क्या किया था कि अपनी एनसीईआरटी की बुक खोली, जो भी मेरे पास स्टैंडर्ड रिसोर्सेज थे, जेडी ली की एक किताब थी वो खोली और इंटरनेट को अपने साथ में रख लिया, और जो भी मैंने क्वेश्चंस वगैरह जहां जहां से जिस जिस रिसोर्सेज से किए थे, जो जो गलत कर दिए थे, जिसमें मेरे को क्लैरिटी नहीं थी कि इसका क्या रीजन है कि ये चीज इस तरह से हो रही है, फिजिकल प्रॉपर्टी इस तरह से हो रही है, तो मैंने बहुत तमीज से उन सारी चीजों को एक जगह लिख दिया। तो इससे जो स्ट्रक्चर बना ना, आई एम लर्निंग थ्रू द क्वेश्चंस, इसको मैं बार बार इसको रिवाइज करता जाता था टिल इट इज इनग्रेन्ड इन माय हेड। तो ये मेरे को बड़ा हेल्पफुल रहा। जब आप इसको इंक्रीमेंटली आप करते रहोगे ना, छोटे छोटे स्टेप्स में आप सारे माइक्रो कॉन्सेप्ट, सब कॉन्सेप्ट्स को साथ साथ जोड़ जोड़ के अपने रजिस्टर में लिख रहे हो, तो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा आपको क्लैरिटी आ जाएगी और बहुत ईजी हो जाएगा रिविजन टाइम में, लास्ट मिनट में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इसमें मैं एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है ना कि हम फिजिकल केमिस्ट्री अपने कोचिंग वगैरह या किसी बुक से पढ़ लेते हैं और हम एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ते, जो मैंने किया था। तो कई बार ना आपके जेईई मेंस जैसे एग्जामिनेशन में पीवाईक्यू वगैरह आप देख लोगे, या कोई भी टेस्ट वगैरह में ना एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं बोलता हूँ हर चैप्टर करना जरूरी है। तो मैंने क्या किया था, जैसे मान लीजिए फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट, 12th क्लास में आता है केमिस्ट्री में, तो उसको मैंने क्या किया कि एक पेज लिया, मतलब 2 पेज लिया एक्चुअली, और उसमें जो जो फैक्चुअल डेटा था सारी चीजें मैंने वहां पे लिख डाली और उसको बार बार मैं रिवाइज करता था, गो थ्रू करता था, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। सारी चीजें पूरी डिटेल में, एक एक इंफॉर्मेशन जो सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन बन सकता है, मान लीजिए फैक्चुअल डेटा के बेसिस पे, थ्योरी जो अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन थे वो मैंने अंडरस्टैंड कर लिया था। या उसके साथ बाद आप देख सकते हैं, जैसे मैंने सॉल्यूशंस का भी मैंने यहाँ पे एग्जांपल आप लोगों को के लिए डाल दिया है। तो ऐसे ऐसे करके जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है ना, वो मैं लिखते जाता था। तो नो मैटर आप कम क्वेश्चंस कर रहे हो, ज्यादा क्वेश्चंस कर रहे हो, टू मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ द क्वेश्चंस और द थ्योरी और वट एवर लिमिटेड टाइम यू स्टडीड, आपको उसकी नोट टेकिंग करनी है, उसकी पूरी रिफ्लेक्शन करनी है, स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज तरीके से उसको लिखना है, समझना है कि एकदम यू हैव टू लिव द मोमेंट, यू हैव टू, जो भी आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना, एकदम बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाए आपके दिमाग में, सारी चीजें जो है ना, ऑल द डॉट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। वो तभी होगा जब आप यू आर गोइंग द एक्स्ट्रा माइल, आप गूगल सर्च कर रहे हैं, आप अलग अलग रिसोर्सेज बुक्स खोल के जो है ना, सारी चीजों को एक तमीज से तरीके से एक जगह पे डाल के लिख रहे हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि कई बार लोग पूछते हैं सर कितना स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या क्या, मैं बोलूंगा कि यार जितना ज्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से कर सकते हो। मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी अपने प्रिपरेशन के दौरान कि मैं ना जब भी मॉक टेस्ट वगैरह देता था बड़े अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से देता था, तो मैं बाद में आई कुडंट रिविजिट देम। मैं कई बार जो है मान लो भूल गया 2 महीने 4 महीने बाद, है ना, तो मैं वो सारे क्वेश्चंस को रिविजिट करने में फिर मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, फिर से वो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप जो भी आप अगर प्रैक्टिस में भी वो सारे क्वेश्चंस करते हो ना, तो उसको अगर आप बहुत नीटली कहीं कहीं पे लिख रहे हो ना, तो बाद में रिविजिट करने में, रिवाइज करने में आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और एक और मैं आप लोगों को बोनस पॉइंट देता हूं कि जब भी डे एंड हो ना, तो आपको 5 मिनट लगेगा ये काम करने में, आप अपने उस डे के सारे स्टैट्स लिखें। मैं आपको बता देता हूं स्टैट्स में क्या क्या एलिमेंट्स इंटेल करेंगे और उसका रीजन भी मैं आपको इसके बाद बताता हूं। तो आप अपने सबसे पहले तो लिखो कि आपने क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चंस की क्या डिफिकल्टी थी, आपका एक्यूरेसी क्या था। अब एक्यूरेसी कैसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू डिड दैट डे,
ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे आपने कितना टाइम लगा, उससे आप अपनी स्पीड लिख सकते हो। स्पीड क्या होगा कि अगर आपका स्पीड जो है, देखो जी एडवांस का अगर पेपर में रेफरेंस लेके चलूं, 60 क्वेश्चंस रफली अगर होंगे, 54 हमारे टाइम पे हुए थे, 60 क्वेश्चंस और 180 मिनट्स, तो पर क्वेश्चन जो है आपको 3 मिनट्स की स्पीड होनी चाहिए। तो अगर आपका स्पीड 3 मिनट से ज्यादा है पर्टिकुलरली, तो आपको अपना स्पीड एनहांस करना है। और ऐसे आप हर रोज का लिखते रहो। सोच रहे हो, और भी मैं बताता हूँ क्या क्या चीजें आप लोगों को लिखनी है। कॉन्सेप्ट्स यू फील लेस कॉन्फिडेंट अबाउट, ठीक है। जब आप ये सारी चीजें लिखोगे, और भी कई मैं आप लोगों के लिए या तो ड्रॉप डाउन कर दूंगा या तो एक पीडीएफ में क्रिएट करके मैं ही आप लोगों को बना दूंगा, जिसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जब आप ये सब चीजें लिखेंगे हर रोज का, तो क्या होगा, यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन योर सेल्फ, कि अब आप जाके जो है ना इन सारी चीजों को वापस से फिक्स करोगे, बेहतर करोगे, हर रोज बेहतर करते जाओगे। तो मेरे को लगता है कि ये वैसी चीज है कि आपको जो है ना ओवर टाइम बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो इस अप्रोच को भी आप फॉलो कर सकते हैं। विद दैट लेट मी मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 5 to 8। Now these tips can be skipped by those जिनका ऑलरेडी हैबिट है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, बट मैंने उन लोगों को अपने माइंड में रखा था जो अभी तक क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा नहीं कर पाए हैं। तो उन लोगों को किस तरह से स्टार्ट करना होता है एक्चुअली क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो 5th पॉइंट है सेट क्लियर गोल्स।